अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सर अकील एजुकेशन चैनल की जानिब से आज हम एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 का कुछ पेपर है, एग्ज़ामिनेशन पेपर है। एडवांस अकाउंटिंग का एग्ज़ामिनेशन 2021, ये एग्ज़ामिनेशन है 2020 का, जिसका पेपर कराची यूनिवर्सिटी ने 2021 में लिया था। ये आपको पेपर नज़र आ रहा है, एनुअल एग्ज़ामिनेशन ऑफ 2020 दैट हेल्ड इन 2021। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लेकर आए कंपनी काउंटिंग। कंपनी काउंटिंग में हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन अकाउंटिंग करेंगे। ये मैंने अक्सर देखा पेपर में, हर साल के पेपर में ये एब्जॉर्प्शन कंपनी काउंटिंग से सवाल एब्जॉर्प्शन का ज़्यादातर आ रहा है। वरना तो इस टॉपिक के अंदर आपका अमलगमेशन भी है, कैपिटल रिडक्शन भी है, रिकन्स्ट्रक्शन भी है। लेकिन जो हम देख रहे हैं क्वेश्चन को, तो वो एब्जॉर्प्शन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा आ रहा है इम्तहान में। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ी सी टेक्निक समझनी है। उसके बाद आपने एंट्रियाँ तो आप रट सकते हैं, 1-2 मरतबा सवाल की प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगी एंट्रियाँ। तो आज मैं ये सॉल्व करने जा रहा हूँ सवाल। पहले आपको पढ़ के सवाल बताता हूँ। चूँकि ये मैंने चैनल खोला है कॉमर्स एजुकेशन का, इसके अंदर मैं कॉमर्स से मुतालिक तमाम मज़ामीन स्टार्ट करूँगा। अभी लेटेस्ट खोला है मैंने 1 दिन पहले इस चैनल को। अभी मैंने इसके अंदर 4-5 लेक्चर ऑडिटिंग के रिकॉर्ड कर दिए हैं, डाल दिए हैं, जिसका पेपर अभी चंद दिनों बाद होगा। अभी 11 तारीख को जो पेपर होने वाला है, एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 का पेपर है, इसलिए मैंने सोचा पहले मैं भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल सॉल्व कर देता हूँ, ताकि आपको ये आइडिया मिल जाए। इस आइडिया से आप सवाल की प्रैक्टिस कर सकें, कि वो टाइम बहुत कम है। अकाउंटिंग इतनी जल्दी आती नहीं है, अकाउंटिंग में टाइम लगता है प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन फिर भी आपकी सहूलत के लिए मैं सवाल कर रहा हूँ। तो आपको आसानी से उर्दू में हर तरीके से बताऊँगा, कैलकुलेशन करूँगा क्या कह रहा है सवाल, आप उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये एडवांस अकाउंटिंग का पेपर जो है, ये 100 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का टाइम होता है। इसके अंदर 5 सवाल करने होते हैं, हर सवाल का इक्वल मार्क्स होते हैं। और ये नहीं कहा जाता रिक्वायरमेंट शो करें कंपटीशन, बस शुरू में लिख दिया जाता है शो नेसेसरी कंपटीशन। जहाँ आप अपनी कोई बात कैलकुलेट कर रहे हैं और ज़रूरत है कि वहाँ कंपटीशन दिखाएं, तो वहाँ आप कंपटीशन दिखाएं, वरना विदाउट कंपटीशन के सपोर्टिंग कंपटीशन आपका क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं होगा। आपने भले सवाल भी सही कर दिया है, लेकिन पूरे नंबर नहीं मिल पाएंगे। इसलिए जहाँ पॉसिबल आप कंपटीशन कर रहे हो कोई चीज़ मालूम करने के लिए, उसको शो करें नंबर डाल के। ठीक है, ये बता दिया है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले आपको कंपनी अकाउंटिंग एब्जॉर्प्शन, पहले एब्जॉर्प्शन बता दूँ। एब्जॉर्प्शन से मुराद ये है कि जब एक ही शहर के अंदर एक ही जगह एक जैसी 2 कंपनियां काम कर रही हैं, यानी लाइन ऑफ बिजनेस दोनों का सेम है, लेकिन एक कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उसकी प्रॉफिट अर्निंग बहुत अच्छी है, उसकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी कायम है, वो कंपनी अच्छा कमा रही है, उसकी क्लाइंट ज़्यादा, ग्राहक ज़्यादा है, उसकी डिमांड बहुत है प्रोडक्ट की। लेकिन वैसे ही एक और कंपनी है जिसके की मार्केट में इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, उसकी प्रोडक्ट इतनी सेल नहीं हो रही, उसकी मैनेजमेंट में शायद कोई फॉल्ट होगा, मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल सही नहीं होगा, उनके पास अच्छी इंतज़ामिया नहीं होगी काम करने वाली, कुछ ना कुछ होगा जिसकी वजह से वो कंपनी अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पा रही और अपने असेट्स से सही फ़ायदा हासिल नहीं कर पा रही। तो ऐसी सूरत में जो कंपनी स्ट्रांग होती है, जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी होती है, वो क्या करती है, अपने बिज़नेस के साइज़ को बड़ा करने के लिए अपने से जो कमज़ोर कंपनी उसी जैसे कारोबार की होती है, उसको ख़रीद लेती है। उस कंपनी को ख़रीद लेती है। और जब बिज़नेस को ख़रीदा जाता है, तो उसमें फिर एक कंपनी जिसको ख़रीद रही होती है, वो कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ता है, यानी उसको क्लोज़ करना पड़ता है, उसके तमाम असेट्स को क्लोज़ करना पड़ता है, उसकी लायबिलिटीज़ अकाउंट को क्लोज़ करना पड़ता है, तमाम इक्विटीज़ अकाउंट को क्लोज़ करना पड़ता है। हमसे यही इम्तिहान में रिक्वायर की जाती है कि जो कंपनी बिक गई है, उस कंपनी, यानी इसको हम एब्जॉर्ब कंपनी भी कहते हैं जो बिक जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं, उसके तमाम अकाउंट्स को आप क्लोज़ करें, तमाम उसकी एंट्री पास करें, क्लोजिंग जनरल एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री, ताकि वो ज़ीरो बैलेंस हो जाए। और दूसरी कंपनी उसके तमाम असेट्स और लायबिलिटीज़ ले लेती है, अपनी कंपनी में जम कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको इसलिए बोलते हैं एब्जॉर्बिंग कंपनी। ठीक है, वो परचेजिंग कंपनी होती है। ठीक है, अब ये जो सारा काम किया जाता है एब्जॉर्प्शन यानी ख़रीदने का, एब्जॉर्प्शन टॉपिक में, तो इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, परचेज़ कंसीडरेशन की प्राइस मालूम करना। उसको हम कैलकुलेट करते हैं, यानी जो कंपनी बिकी है
वो कंपनी कितने पैसों के अंदर बिकी है, कितने अमाउंट में बिकी है। वो जो अमाउंट होता है, वो जो पैसों की रकम आती है, उसी को हम बोलते हैं परचेज़ कंसिडरेशन। कंपनी को जब खरीदती है कोई कंपनी, दो तरीके से खरीदती है। या तो उसकी एक बैलेंस शीट बता दी जाती मौजूद होती है कि ये बैलेंस शीट पे जो जो असेट नज़र आ रहे हैं, जितने जितने अमाउंट के, जितनी जितनी अमाउंट की लाइबिलिटीज़ नज़र आ रही है, जितने जितने अमाउंट की आपकी इक्विटी नज़र आ रही है, और वो जो अमाउंट बैलेंस शीट पे लिखा होता है बिकने से पहले, उस अमाउंट को हम बोलते हैं बुक वैल्यू। परचेसिंग कंपनी उस कंपनी को जिसको खरीद रही होती है, या तो उस बैलेंस शीट पे जो अमाउंट लिखा होता है उसी अमाउंट पर ख़रीद लेती है। तो ऐसी सूरत को कहते हैं उसने कंपनी को ख़रीदा है बुक वैल्यू पे, उसकी बुक वैल्यू पे, वो बुक वैल्यू कहलाती हैं। यानी कोई नई वैल्यू नहीं लगती, जो मौजूद है वही वैल्यू पर ख़रीदती है। ठीक है, फिर उसके अगेंस्ट में जितने की ख़रीदती है तो अपना पेमेंट का तरीका बताती है कि हम आपको इतने पैसे देंगे। उसको पैसे जो दिए जाते हैं वो या तो पूरे के पूरे कैश में जाते हैं, या पूरे कैश में नहीं दिए जाते, तो कुछ हिस्सा कैश में दिया जाता है। कुछ जो खरीद रही होती है कंपनी, अपनी कंपनी में जो है बिकने वाली कंपनी के शेयर होल्डरों को शेयर दे देती है। और इसी तरीके से कुछ डिबेंचर होल्डर, अगर इस बिकने वाली कंपनी डिबेंचर होल्डर होते हैं तो उनको अपनी कंपनी में कुछ डिबेंचर दे देती है कुछ बेनिफिट के साथ। ठीक है, जो इस कंपनी के असेट्स होते हैं वो अपनी कंपनी में ले जाती है, जो इस कंपनी की लाइबिलिटीज़ होती है बिकने वाली कंपनी की, वो लाइबिलिटीज़ खुद ले लेती है। उसको बोलते हैं एज्यूम करना, लाइबिलिटीज़ एज्यूम कर लेती है वो। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, परचेज़ कंसिडरेशन बनाना होता है। वो सवाल में कहा जाता है कि आप परचेज़ कंसिडरेशन बनाएं। अगर आप सही परचेज़ कंसिडरेशन बनाते हैं तो आपका आधा सवाल हल हो जाता है, बाकी आधे सवाल के नंबर जो हैं आपकी एंट्रीज़ के मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा तरीका कार परचेज़ करने का ये होता है कि नेट एसेट्स वैल्यू पे खरीदती है। यानी जो कंपनी ख़रीद रही होती है वो कहती है जो आपकी बैलेंस शीट पे जो भी एसेट्स की वैल्यूज़ लिखी हैं और अकाउंट्स पेबल की, लायबिलिटीज़ की वैल्यू लिखी है और इक्विटी से, हमें उससे गर्ज़ नहीं है, हम इसकी आज मार्केट में क्या वैल्यू है वो वैल्यू लगाएंगे। तो जो वैल्यू नहीं लगती है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में नई वैल्यूज़ दी जाती है, उसको बोलते हैं नेट एसेट्स मेथड। ठीक है ना, उस तरीके से भी हम कैलकुलेशन करते हैं। जब सवाल में तमाम एसेट्स की वैल्यू दे देंगे, ये इस एसेट की इतनी वैल्यू, इस एसेट की इतनी वैल्यू, कितनी दी, उसको नेट एसेट्स कहते हैं। तो परचेज़ कंसिडरेशन, लायबिलिटीज़ है, परचेज़ कंसिडरेशन हम एसेट्स की वैल्यू को जमा करके लायबिलिटीज़ को माइनस करके भी ले सकते हैं। और अगर परचेज़ कंसिडरेशन का तरीकाकार बता दिया कि हम ये देंगे, इतने पैसे देंगे, इतने शेयर देंगे, इतने डिबेंचर देंगे, इतना आपको लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के पैसे देंगे, तो परचेज़ कंसिडरेशन उन सबको ऐड करके भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब इस सवाल को पढ़ते हैं, इस सवाल के मुताबिक आपको करते हैं। सवाल है हमारे पास, सवाल आपको नज़र आ रहा होगा। ऑन जनवरी 1, 2020 गुल अहमद कंपनी एब्जॉर्ब बाय अली ब्रदर्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ये बताया है कि जनवरी की पहली तारीख 2010 को गुल अहमद कंपनी को एब्जॉर्ब हो गई, जम हो गई अली ब्रदर कंपनी के अंदर। यानी ये कंपनी बिक गई और इस कंपनी ने, अली ब्रदर कंपनी ने इस कंपनी को ख़रीद लिया है। किस तारीख को ख़रीदा है? ऑन जनवरी 1, 2020 को। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, इस टर्म माने मुआहदा, इस जो नीचे दिया जा रहा है ABCD, इस मुआहदे के तहत ये तय पाया है दोनों पार्टी के दरमियान में। तो मैं आगे बढ़ाता हूँ क्वेश्चन को। मुआहदा क्या है, पढ़ते हैं। टर्म क्या है मुआहदा? ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज़ टू बी टेकन ओवर बाय द एब्जॉर्ब कंपनी एट बुक वैल्यू। एब्जॉर्बिंग कंपनी यानी अली ब्रदर कंपनी ने तमाम असेट्स, लायबिलिटीज़ गुल अहमद कंपनी की जो है बुक वैल्यू के ऊपर परचेज़ करी है। उसकी यानी जो बैलेंस शीट पे वैल्यू लिखी है वही वैल्यू पे ख़रीदी है, कोई नई वैल्यू नहीं लगाई। इसको बोलते हैं बुक वैल्यू पे ख़रीदी। एक मुआहदे में एक इन्फॉर्मेशन आ गई, हमें पता चल गया। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है? नंबर B, 1 न्यू शेयर। अब ये पेमेंट करने का तरीका बता रहे हैं कि इसके बदल में जो कंपनी ख़रीदी है हम पेमेंट किस तरह करेंगे। आपको 1 न्यू शेयर, एक नया शेयर देंगे 20 रुपये वाला। यानी अली ब्रदर कंपनी अपने कंपनी में जो शेयर्स हैं उन शेयर्स के अंदर एक नया शेयर देगी, ठीक है, जिसकी कीमत 20 रुपये होगी। लेकिन बदल में फॉर एवरी 2 शेयर हैड टू बी इशूड टू दी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ऑफ दी होल कंपनी।
यानी गुल अहमद कंपनी जो बिक गई है, जिसको अली ब्रदर कंपनी खरीद लिया है, इसके जो शेयर होल्डरों के पास जितने भी शेयर हैं वो कह रहे हैं उनके हर 2 शेयर के बदल में अली ब्रदर अपनी कंपनी में एक शेयर देगी 20 रुपये वाला, 1 न्यू शेयर देगी 20 रुपये वाला, और गुल अहमद कंपनी के हर 2 शेयर्स के बदल में। ठीक है, ये भी बात पता चल गई। तीसरी बताएगा, फॉर न्यू शेयर्स ऑफ 20 ईच फॉर एवरी शेयर हेल्ड आर टू बी इशूड टू दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ दी ओल्ड कंपनी। कह रहे हैं गुल अहमद कंपनी जो बिक गई है कंपनी, जिसको अली ब्रदर खरीद लिया, अली ब्रदर कह रहा है कि गुल अहमद कंपनी के जितने भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, हम हर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 4 अपनी कंपनी अली ब्रदर कंपनी के 4 शेयर देंगे, जो कि 20 रुपये का एक शेयर है, 4 शेयर देंगे। हर एक शेयर्स के बदल में जो गुल अहमद में वो एक शेयर्स रखते हैं, उस एक शेयर के बदल में 4 शेयर्स दिए जाएंगे अली ब्रदर के अंदर। ये भी मेरे पता चल गया, यानी 4 न्यू शेयर दिए जाएंगे, 4 शेयर नए दिए जाएंगे ईच। ठीक है, फॉर एवरी शेयर हेल्ड, हर शेयर जो रखे गए हैं टू बी इशूड टू दी शेयर होल्डर ऑफ दी ओल्ड कंपनी के अंदर जो शेयर्स उनके हैं, 4 हर शेयर एक शेयर के बदल में 4 शेयर जो है अली ब्रदर्स के अंदर मिल रहे हैं गुल अहमद कंपनी के शेयर होल्डर को। चौथा बताया डी बताया डिबेंचर्स होल्डर्स ऑफ अली, ये गुल अहमद कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर्स हैं ऑफ द ओल्ड कंपनी, जिसको ओल्ड कंपनी कह रहे हैं गुल अहमद कंपनी को, आर टू बी इशू, उनको दिए जाएंगे नए डिबेंचर दिए जाएंगे जो 6% इंटरेस्ट वाले होंगे। न्यू 6% डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, और 5% प्रीमियम, उनके अमाउंट पे 5% हम उनको मुनाफा भी देंगे ना, प्रीमियम भी देंगे। ये हमारे परचेज कंस्टिट्यूशन का बना हुआ है। इसके बाद मैं आपको सवाल पढ़ा जाता हूँ आगे। बैलेंस शीट दी है बिकने वाली कंपनी की, बैलेंस शीट गुल अहमद कंपनी की बैलेंस शीट दी है, जिसको अली ब्रदर्स से खरीद लिया है। ये नजर होगा, बैलेंस शीट ऑफ गुल अहमद कंपनी वाज एज अंडर, यानी जनवरी 1 2010 को बैलेंस शीट की पोजीशन है जिसमें बुक वैल्यू लिखी हुई है सबकी। अब ये बैलेंस शीट के मुताबिक ये हमारा टी अकाउंट है, जैसे हमने एक लाइन मारी यूँ करके और बीच में से सेंटर से लाइन मारी, बिल्कुल 2 हिस्से, लेफ्ट इधर हो गया, राइट इधर हो गया, फिर उसके अंदर एक अमाउंट का कॉलम बना लिया, इधर भी एक अमाउंट का कॉलम बना लिया। तो ये हमारी बैलेंस शीट हो गई अकाउंट्स फॉर्म के अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमारी बैलेंस शीट बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। अकाउंट्स की जो फॉर्म होती है स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बैलेंस शीट बनी हुई है। अकाउंट्स की लेफ़्ट साइड जो होती है वो इक्विटीज़ की होती है। इक्विटीज़ में क्या शामिल होता है, इसमें करंट लायबिलिटीज शामिल होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी शामिल होती है, इसमें ऑनर्स इक्विटी शामिल होती है। ठीक है, फिर असेट्स की साइड होती है, राइट साइड पे कंपनियों के अंदर असेट्स की साइड रखी है, असेट्स के अंदर भी करंट असेट्स एंड लॉन्ग टर्म असेट्स दोनों इसमें होते हैं, और दोनों के टोटल बैलेंस शीट के बराबर होने चाहिए। ये भी जब भी कोई काम कर सकते हैं हम, बैलेंस शीट जब इक्वल होगी तो। और इसी बैलेंस शीट को फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट किसी खास तारीख को माली हालत जाहिर कर रही होती है कंपनी के, कि कितने कंपनी पे कर्जे हैं, कितनी मलकियत है कंपनी की, और कंपनी के असेट्स इस वक्त मार्केट में कितनी कितनी वैल्यू के हैं, तो इसको बोलते हैं माली हालत को जाहिर करना। तो ये बैलेंस शीट है। सबसे पहले हम इक्विटी साइड को देखते हैं। इसमें सबसे पहले हेडिंग होती है अथोराइज कैपिटल, यानी ये कंपनी जब बनाई गई थी इसका कितना मंजूर शुदा सरमाया था। मंजूर शुदा सरमाए को 2 हिस्सों में रखा है इस कंपनी में, ऑर्डिनरी शेयर्स की शक्ल में और प्रेफरेंस शेयर की शक्ल में। ऑर्डिनरी शेयर्स इस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 शेयर्स इशू हो सकते हैं, इससे ज़्यादा शेयर नहीं हो सकते। अगर इससे ज़्यादा इशू करेंगे तो कंपनी के मेमोरेंडम में चेंज कराना पड़ेगा सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कंपनी को। जब तक ये 25,000 चेंज नहीं होते, 25,000 से एक शेयर भी आगे बेच नहीं सकती कंपनी। इसको बोलते हैं मंजूर शुदा सरमाया कंपनी का। इस कंपनी का टोटल सरमाया मंजूर शुदा कितना 25,000 ऑर्डिनरी शेयर्स पर मुश्तमिल है। इसी तरीके से इस कंपनी का गुल अहमद कंपनी का मंजूर शुदा सरमाया प्रेफरेंस शेयर होल्डर के हवाले से कितना है 5,000 शेयर पर मुश्तमिल है। ठीक है, इस तरह 25,000 के शेयर्स हो गए। 2 अलग अलग कटी के शेयर हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये के हिसाब से है और ऑर्डिनरी शेयर्स की कीमत 10 रुपये है। अब ये जो फिगर सवाल में जाती है 2,50,000 और 5 लाख रुपए, इनको नीचे ही लाइन मार दें, इनको टोटल में शामिल नहीं करते अपनी कभी भी बैलेंस शीट की। ये तो पता चलता है इस कंपनी की कि कितनी रेंज कितनी है कारोबार करने की, सिर्फ इसका कैलकुलेशन का वास्ता नहीं होता। फिर आगे पेड अप कैपिटल, इसको इशूड कैपिटल, इशूड एंड पेड अप कैपिटल भी कहते हैं। पेड अप, अब तक कंपनी ने अपने 25,000 ऑर्डिनरी शेयर में से कितने शेयर इशू कर चुकी है, जिनका पैसा पेड हो चुका है इसको कंपनी को 10,000 ऑर्डिनरी शेयर इशू कर चुकी है 10 रुपये के हिसाब से। इस तरह जो है कंपनी के पास पैसा आ चुका है 1 लाख रुपये।
इसी तरह कंपनी का जो मंजूर शुदा सरमाया 5,000 प्रेफरेंस शेयर है। इस 5,000 प्रेफरेंस शेयर में कितने इशू कर चुकी है? 1,000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर चुकी है, जो 5% सालाना इंटरेस्ट वाले हैं। ये 5% इंटरेस्ट के होते हैं। ये 100 रुपये के हिसाब से है। कहते हैं 1,000 को 100 से तरफ दिया तो 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये ऑर्डिनरी शेयर जो 10 रुपये का एक शेयर था, 10,000 शेयर्स बेचे थे तो 1,00,000 रुपये आ गया। प्रेफरेंस शेयर्स 1,000 बेचे 100 रुपये के हिसाब से 1,00,000 हो गए, 2,00,000 तो ये हो गए। कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कितनी है? यानी 5-10 साल तक का कर्जा जो इतनी मुद्दत करता है वो डिबेंचर पेबिल है, जो 20,000 रुपये का है, जिस पे हम हर साल 5% इंटरेस्ट दे रहे हैं इनको। ये 5% इंटरेस्ट वाले डिबेंचर पेबिल हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है। 5, 10, 15, 20 साल की लाइबिलिटी होती है। इसी तरह कंपनी की करंट लाइबिलिटीज एंड अकाउंट पेबल कितना है? 12,000 रुपये का है। इस तरह ये सब कुछ यहाँ से शुरू करा हमने। टोटल 1,00,000, 1,00,000, 2,00,000, 20,000, 12,000, 2,32,000 रुपये। ये इक्विटी साइड को, ये 2,32,000 ही आपके एसेट्स भी होंगे। अब एसेट साइड पे देखते हैं। कैश कंपनी के पास इस वक्त पड़ा है 10,000 रुपये का, कंपनी का कैश पड़ा हुआ है। कंपनी का अकाउंट्स भी, कंपनी जो माल उधार में भेजा था और जो कस्टमरों से वसूल करने हैं, अभी वक्त नहीं आया। कितने पैसे वसूल करने हैं कस्टमर? 20,000 रुपये वसूल करने हैं। कंपनी ने बिल्डिंग मालियत कितने की खरीदी थी? जो अभी भी 1,00,000 रुपये खरीदी थी। बैलेंस शीट के बुक वैल्यू 1,00,000 रुपये ही शो कर रही है। कंपनी ने लैंड खरीदी थी 50,000 की, अभी तक बैलेंस शीट में 50,000 की लैंड ही लिखी आ रही है बुक वैल्यू। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में दिखाया है, असेट साइड पे दिखाया गया, इसका मतलब है ये लॉस होता है। अगर यही अकाउंट इक्विटी साइड पे दिखाते तो ये प्रॉफिट कहलाता, और इसको असेट साइड पे दिखाएंगे तो ये लॉस कहलाएगा। इस तरह 1, 2, 3 ये चारों को जमा करा, 2,32,000 आ गया। ये बैलेंस शीट इक्वल है। अब नीचे आपसे सवाल में कहा जा रहा है रिक्वायर्ड नंबर 1, पहले सबसे कहा है कंप्यूट परचेज कंसिडरेशन। सबसे कहा है कंपनी कितने की बिकी है, कितनी पेमेंट बिकने वाली कंपनी को कितनी पेमेंट मिलेगी, और जिसने ख़रीदी है वो कितनी पेमेंट देगा, उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता है हर सूरत में। ये सवाल में मांगे या ना मांगे, एब्जॉर्प्शन के केस में आपको परचेज कंसिडरेशन पहले मालूम होना चाहिए। जब तक परचेज कंसिडरेशन नहीं पता चलेगा आपकी तमाम एंट्रियाँ गलत हो जाएंगी। ठीक है, अगर सवाल में निकाल के दे दिया तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहा है रिक्वायरमेंट आप कैलकुलेट करो, अगर नहीं भी कहा लेकिन सवाल से पता चल रहा है कि हमें मालूम करना है ये, तो हमें कंप्यूटेशन शो करके मालूम करना पड़ेगा। फिर बी रिक्वायरमेंट कहा है रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर उस बुक्स अकाउंट को क्लोज करो, गुल अहमद के अकाउंट को क्लोज करने के लिए कहा है। तो ये सवाल स्टूडेंट आपके सामने पूरा हो गया, मैंने पढ़ दिया है। अब मैं इसको सॉल्यूशन करूँगा, आप सवाल को जो है नोट कर लें अच्छी तरीके से। जब मैं हल करूँगा तो अब मैं आपके सामने पेपर नहीं रखूँगा, सिर्फ मेरा पेपर नज़र आ रहा होगा आपको सॉल्व करते वक्त। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको आप जो है नोट कर लें। अगर पेपर आपके पास है, क्वेश्चन पेपर है, तो ज़्यादा वेल एंड गुड। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपकी सवाल में थी ए रिक्वायरमेंट, सॉल्यूशन में ए आंसर्स आप लिखेंगे। आप ए पार्ट का आंसर दे रहे हैं। यहाँ आप क्या लिखेंगे? हेडिंग डालेंगे, क्या मालूम करने जा रहे हैं। इसमें क्या कहा है ए रिक्वायरमेंट? कंप्यूटेशन फॉर परचेज कंसिडरेशन। सबसे पहले आप ये मालूम करेंगे सवाल से, जो मैंने अभी आपको सवाल पूरा पढ़ के बताया, समझाया है कि लफ्ज़ जब ये कर लेंगे तो इसकी हेडिंग बनाएंगे, फिर आपने इसको अंडरलाइन कर देंगे हेडिंग। इम्तान में अगर पूरे नंबर लेने हैं तो आप इसी तरीके से सवाल हल करिएगा। ठीक है, मालूम करें। अब सबसे पहले आपके सवाल के अंदर पहली कंडीशन क्या दी है टर्म्स के अंदर, जो आपकी एग्रीमेंट है, टर्म माने एग्रीमेंट, मुआहदा, कारोबार टर्म्स के अंदर पहली एग्रीमेंट कहा गया बिजनेस को खरीदा किसमें?
इन्होंने कहा है ए में ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू बी टेकन ओवर बाय द एब्जॉर्बिंग कंपनी एट बुक वैल्यू, यानी बिजनेस सोल्ड किस पे हुआ है, बिजनेस या कंपनी या गुल अहमद कंपनी एक्वायर्ड मैंने खरीदी है, ACQUIRED, एक्वायर्ड किसने खरीदी है, बाय अली ब्रदर्स, सवाल में दी हुई इंफॉर्मेशन, अली ब्रदर्स ने खरीदी है, ठीक है। अली ब्रदर्स से करिए लिख देंगे, बिजनेस गुल अहमद कंपनी एक्वायर्ड बाय अली ब्रदर, किस सिचुएशन में खरीदी है, एट बुक वैल्यू, जो बैलेंस शीट पे वैल्यू है उसी वैल्यू पे एट बुक, पहले तो हम ये लिख देंगे, हमें पता चले कि हमने ये बिजनेस हमारा कैसे सेल हुआ है, टोटल नेट एसेट्स वैल्यू के ऊपर बिका है या बुक वैल्यू, बिग वैल्यू। अब क्या क्या दे रहा है बी के अंदर, आपको बी में बताया गया है, इस मुआहदे के बी में कहा गया है कि 1 न्यू शेयर ऑफ ₹20 ईच, अली ब्रदर की कंपनी में जो शेयर्स हैं, जो एक शेयर की कीमत ₹20 है, उसका जो है एक शेयर देगी ये बदल में कितने, गुल अहमद कंपनी के बदल में 2 शेयर्स के बदल में एक शेयर देगी, ठीक है। तो अब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले से देखेंगे ये गुल अहमद कंपनी के शेयर की पोजीशन देखेंगे, सवाल में कितने शेयर्स हैं, ये ऑर्डिनरी शेयर्स की बात हो रही है, ऑर्डिनरी शेयर 10,000 शेयर्स हैं और ₹10 का है। अब हम यहाँ से सिर्फ 10,000 शेयर उठाता रहेंगे गुल अहमद के, इन 10,000 शेयर्स की को हम तकसीम कर देंगे 2 पे, तो टोटल कितने शेयर रह जाएंगे, 5,000। 5,000 को जो है वो अपना हर 5,000 को अपना शेयर देगी ₹20 वाला, कहेगी आपके जो 20,000 के शेयर हैं इसको 2 पे तकसीम कर दो, 2 शेयरों पर तकसीम कर देंगे तो जो अमाउंट आएगा 5,000 शेयर्स का आ जाएगा, उनको देगी अपने कंपनी में शेयर्स, ठीक है। तो अब हम ये करते हैं सॉल्यूशन करते हैं, 1 लिख भी देता हूँ यहाँ पे, 1 शेयर ऑफ ₹20 each फॉर, हर एक को, ईच फॉर एवरी, ये 1 नहीं है, ईच फॉर एवरी 2 शेयर्स held in गुल अहमद कंपनी, ये हमने लिख दिया ताकि आपको आसान हो जाए। एक शेयर मिलेगा अली कंपनी में ₹20 वाला एक शेयर मिलेगा, बदल में गुल अहमद कंपनी में जो शेयर्स आपने हेल्ड किए हुए हैं उन हर 2 शेयर के बदल में एक शेयर मिलेगा। तो इन्होंने शेयर्स हेल्ड किए हुए हैं, ऑर्डिनरी शेयर कितने, 10,000 शेयर्स हेल्ड किए हुए हैं, 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स
डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास आ जाएंगे? 5000। इसको 10,000 को 2 से तकसीम किया, 5000 ऑर्डिनरी शेयर्स गुल अहमद कंपनी के हमारे पास आ गए। अब इन 5000 शेयर्स को 20 रुपये के हिसाब से इनको पेमेंट की जाएगी। अली कंपनी क्या कर रही है? इस 5000 शेयर्स को 20 रुपये के हिसाब से अपनी कंपनी में इनको मालिक बना रही है। तो कितने हो जाएंगे? ये 1,00,000 रुपये हो जाएंगे। 2 5 10, 1,00,000 रुपये शेयर होल्डर को देगी, ठीक है ना। शेयर होल्डर को कितना देगी? 1,00,000 रुपये देगी। फिर नंबर सी के अंदर क्या बताया गया है? हम बता गया अभी 1,00,000 रुपये तो हमारे शेयर होल्डर को मिलेंगे। परचेज कंसिडरेशन बन रहा है, टोटल अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे कितना अमाउंट ये कंपनी बिक रही है, तो कितना कंपनी अली कंपनी गुल अहमद कंपनी को देगी इस मुआहदे के मुताबिक। पहला बी के अंदर बता दिया 1,00,000 रुपये दे रही है, जो हमने कैलकुलेट करके दिखाया है। बी में क्या बता रहा है? ये तो हमारे किसको? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को दिया है, ऑर्डिनरी को। अब प्रेफरेंस शेयर शुरू कह रहे हैं 4 शेयर देगी, उनको कह रहे हैं 4 शेयर्स, 4 शेयर अली कंपनी अब 4 शेयर देगी। शेयर्स ऑफ ₹20 अली कंपनी अपनी कंपनी में 4 शेयर देगी 20 रुपये के गुल अहमद कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। 4 शेयर्स और 20 ईच, हर एक को, ईच फॉर एवरी शेयर held in गुल अहमद to the preference शेयर होल्डर्स ऑफ गुल अहमद कंपनी के। तो आप देख लेते हैं कि 4 शेयर दे रही है, तो हर शेयर के बदले में, तो हम देखते हैं कितने शेयर्स हैं सवाल में। गुल अहमद कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 1,000 शेयर्स हैं। ये रहे 1,000 शेयर्स हैं, 5% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 100 रुपये वाले हैं, ये 1,00,000 सरमाया है। तो अब इनको कह रही है कि ये इनको हर एक को जो है, हर एक शेयर होल्डर को हम 4 शेयर दे रहे हैं अपनी कंपनी में 20 रुपये वाले, ठीक है। ये कहा गया है। अब देख लेते हैं 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है। इनको तकसीम करा 1 से, तो 1,000 नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा? वहाँ पर 1,000 ही आ जाएंगे शेयर्स। अब इनको जो है हर 1,000 को 4 शेयर दे रही है, तो 1,000 को ज़रा देंगे 4 से, तो अब अली कंपनी में कितने शेयर जाएंगे? 4,000 शेयर जाएंगे, इशू होंगे 4,000 शेयर्स। एक शेयर अली कंपनी में कितने का है? 20 रुपये का। 4,000 ज़रब 20 रुपये 8,000 रुपये, लिहाजा 8,000 रुपये
8,000 रुपये के इनको शेयर्स दिए जाएंगे। 4 दूनी 8, नहीं 8 नहीं 80,000 रुपये के, 4 दूनी 8 और 1 सिफर, ये 80,000 रुपये के इनको दिया जा रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। गुल अहमद कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनको 80,000 दिया जा रहा है, यानी उनके 1,000 शेयर्स हैं, 5% प्रेफरेंस शेयर्स वालों को। तो वो कहते हैं कि हर एक को हम 4-4 शेयर देंगे अपनी कंपनी के 20 रुपये की जगह, 20 वाले। तो 4 से ज़रब दिया, 4,000 शेयर बन गए, 4,000 को 20 रुपये से अलॉट किया तो 80,000 बन गए। ठीक है, और क्या देते हैं इन्होंने? एक ये हो गई पेमेंट। एक पेमेंट हमारे पास ये हो गई, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को 1 लाख रुपये दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 80,000 दे रहे हैं। अब क्या रह गया बाकी? कह रहे हैं सी में, डी में डिबेंचर्स होल्डर ऑफ द ओल्ड कंपनी आर टू बी इशूड न्यू 6% डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अब हम देखते हैं यहाँ पे सवाल के अंदर बैलेंस शीट आपको दिखा देता हूँ। इस बैलेंस शीट में डिबेंचर 5% डिबेंचर पेबिल का अमाउंट कितना है? 20,000 रुपये। आपको नज़र आ रहा होगा 20,000 रुपये का ये अमाउंट है। अब इनसे कहा जा रहा है कि आपका, हम यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज चेंज कर रहे हैं। आपको गुल अहमद कंपनी में 5% मिल रही थी ना इंटरेस्ट हर साल, अब हम आपको 6% देंगे। हम 6% वाले डिबेंचर सर्टिफिकेट आपको देते हैं, ये 20,000 का है, लेकिन इसके ऊपर हम आपको 5% मुनाफा यानी प्रीमियम भी देते हैं। ठीक है, अब वो रिकॉर्ड कर लेते हैं तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन का। डी में क्या दे रहे हैं? 6% डिबेंचर्स एट आ प्रीमियम ऑफ 5% मुनाफे पे। हम रेट भी बढ़ा दिया, तो यहाँ पे पहले 5% था गुल अहमद कंपनी में, इस कंपनी में इनको डिबेंचर मिलना है तो 6% हो गए, हर साल 6% मुनाफा मिलेगा। और दूसरा 5% इनको प्रीमियम मुनाफा भी और मज़ीद दे रहे हैं। ठीक है, वहाँ इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी डिबेंचर होगी? 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी, लिहाजा हम लिखेंगे 20,000। ये इनकी गुल अहमद कंपनी में डिबेंचर होल्डर की इन्वेस्टमेंट थी 5% पे। अब ये कंपनी दे रही है इनको 6% वाले सर्टिफिकेट दे रही है, और साथ में 1.05 यानी 5% मुनाफा भी दे रही है। तो हम इससे ज़रब दे देते हैं तो हमारे पास कभी अमाउंट आ जाएगा। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। 20,000 रुपये का इनकी वहाँ पे डिबेंचर था गुल अहमद कंपनी में। अब इस 20,000 पे 5% मुनाफा दे रहे हैं। ठीक है, 1.05 का अमाउंट कितना बन गया? 21,000 रुपये। इनको 21,000 रुपये दे रहा है, जबकि इनका कर्जा कितना है? 20,000 रुपये का कर्जा है। लेकिन वो अली ब्रदर कहते हैं हम आपको कर्जा जो है 21,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं। तो ये राज़ी हो गए। चलो 21,000 रुपये का अमाउंट यहाँ गया 21,000। अब ये तीनों अमाउंट को हम जमा कर लेंगे। यहाँ पे कौन कौन से अमाउंट यहाँ मैं शो कर देता हूँ आपको। एक तो है कि ऑर्डिनरी शेयर का हमको कितने मिल रहे हैं ऊपर? 1 लाख रुपए, ये हमें मिल रहा है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को मिल रहे हैं 1 लाख रुपए। ठीक है, यानी एक शेयर मिल रहा है 20 रुपये का हिसाब से हर 2 शेयर के बदल में, तो ये बन गए 1 लाख रुपए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर से को कितने दे रही है अली कंपनी? 80,000 रुपये इनको दे रही है। और आपके डिबेंचर होल्डर को कितने दे रही है? 21,000 रुपये। इन तीनों का आप जमा कर लो, ये आपका आ गया परचेज कंसिडरेशन। यही सवाल में मांगा है, इम्पोर्टेंट का अमाउंट आ गया 1 लाख रुपये प्लस 80,000 प्लस 21,000, ये आपके पास आ गया 2,01,000 रुपये। ये आपका परचेज कंसिडरेशन आ गया 2,01,000 रुपये। ये कंपनी बिकी है 2015
1000, इसको बोलते हैं, ये अमाउंट क्या कहलाएगा हमारा, परचेज कंसीडरेशन। अब आपको पता चल गया 2,01,000 का परचेज कंसीडरेशन है। गुल अहमद कंपनी जो बिकी है वो 2,01,000 में बिकी है और अली ब्रदर को गुल अहमद कंपनी को 2,01,000 देने हैं। इसको बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ये मालूम कर लिया तो बाकी एंट्रियाँ तो आप रट सकते हैं, इतनी मुश्किल नहीं होती। चलें, आधा सवाल हल हो गया है, आधा सवाल में एंट्रीज रह गई। ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई आपकी। बी रिक्वायरमेंट एंट्रीज मांगी है, अब हम एंट्रीज बताते हैं आपको करना। एंट्रीज में कहा गया है गुल अहमद कंपनी की एंट्रियाँ बनानी है। गुल अहमद कंपनी की जनरल एंट्री पास करनी है, क्लोजिंग भी एंट्री बनानी है। ये बनाइए, तमाम कंपनी हम क्लोज कर देंगे, ज़ीरो बैलेंस कर देंगे आखिर में। तो फिर और अगर तीसरी एंट्री मांगती है तो वो अली ब्रदर्स के अंदर 3 एंट्रियाँ बनती हैं, 2 या 3 एंट्रियाँ बनती हैं, वो एंट्रियाँ बनाना होती हैं अगर मांग ले तीसरी कंपनी की भी तो। ठीक है, अभी सवाल में सिर्फ 2 ही चीज़ें थी, एक कैलकुलेशन हमने ये कर ली, दूसरी इसकी एंट्रियाँ पास करनी है, तो ये सवाल हमारा मुकम्मल हल हो जाएगा। चलते हैं एंट्रीज की तरफ। चलें जी, हमने जनरल बना दिया, ड्रॉ कर लिए। जनरल पे ऊपर हम लिखेंगे पहले किसका बनाया, गुल जो बिक गई कंपनी, उसको गुल अहमद कंपनी। सबसे पहले टॉप पे नाम लिखेंगे। जनरल एंट्री जब भी बनाने जाएंगे, ये हमने बी आंसर लिख दिया, बी रिक्वायरमेंट आंसर है। अब जब भी कोई कंपनी का नाम देंगे तो मैसर्स का लफ्ज़ साथ में लगाते हैं। अगर एक आदमी का नाम होता है मिस्टर लगता है, लेकिन कंपनी का नाम दिया है, ये गुल अहमद कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, चलो इसलिए मैसर्स लगाते हैं ये। तो दूसरी में क्या है, रिक्वायरमेंट में क्या क्या था, क्या क्या एंट्री बनानी है, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट। जर्नल एंट्री बनाने क्या है, बुक अकाउंट क्लोज करने के लिए। जर्नल एंट्री की रिक्वायरमेंट है, जर्नल एंट्रीज किस लिए करनी है, बुक अकाउंट को क्लोज करना है, इस कंपनी को क्लोज करने की एंट्री बनाई है। किस तारीख को नहीं, जिस तारीख को बिकी है। एज ऑन, सवाल में शुरू में डेट दे दी गई है जनवरी 1, 2020। देखिए, अगर आप ये नहीं बनाएंगे स्टूडेंट्स तो इसके नंबर होते हैं कट जाएंगे। अक्सर स्टूडेंट जल्दबाजी में करते हैं, ये सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, यहीं से नंबर शुरू होते हैं मिलना कि आपको आप ये हम किस कंपनी के लिए बना रहे हैं। क्वेश्चन हमारा होता है फॉर होम, किसके लिए हम बना रहे हैं, हम मैसेज गुल अहमद कंपनी के लिए बना रहे हैं। और यहाँ होता है हम क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं, व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग, हम क्या तैयार कर रहे हैं, हम जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं। यहाँ होता है टाइम पीरियड, व्हेन, किस वक्त बना रहे हैं, एज ऑन जनवरी 1। ये 3 सवाल होते हैं, होम, फॉर होम, व्हाट, व्हेन, ये 3 सवाल आपको सॉल्व करना होता है ऊपर। ठीक है, अब ये मैंने जनरल ड्रॉ कर लिया है, इसको बोलते हैं प्रॉपर फॉर्म। जब भी इस सवाल में आपको जनरल एंट्री बनाने के लिए कहें, जब तक वो आपको स्केलेटन फॉर्म में ना कहें तो आप रफ एंट्री, स्केलेटन फॉर्म एक रफ तरीके से एंट्री बनती है जिसमें कोई कॉलम नहीं होती। ठीक है, ऐसे सादा बनाते जाते हैं। लेकिन जब कुछ बोले नहीं या ना बोले तो आप इसको प्रॉपर फॉर्म बनाएंगे, जनरल का ड्रॉ करेंगे बाकायदा। ठीक है, डेबिट क्रेडिट वाले जो आपने सीखी थी शुरू में फर्स्ट ईयर के अंदर, तो ये कॉलम हो गया जनरल का, डेट का कॉलम हो जाता है, आपने सीखा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर। ये डेट का कॉलम हो गया, यहाँ ईयर और मंथ आ जाएगा, यहाँ तारीख आ जाती हैं, या नंबर आ जाते हैं 1 2 3 4 जो भी होते हैं। ये कॉलम हो गया पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया। इम्तिहान में आप इसी तरह लिखेंगे, पर्टिकुलर तफसीलात, पर्टिकुलर्स माने तफसीलात आती हैं यहाँ पे। पोस्ट रेफरेंस माने ये हमारा थ्योरेटिकल अकाउंटिंग में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में यहाँ पे हर टाइटल ऑफ अकाउंट्स का एक एलोकेट कर दिया जाता है कोड नंबर। वो कोड नंबर यहाँ लिखा है, हेड ऑफ अकाउंट यहाँ लिखा जाता है नंबर यहाँ पे, लेकिन प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में लिखा जाता है। ये थ्योरेटिकल अकाउंटिंग है, यहाँ हम इसको खाली छोड़ते हैं इस खाने को। कहीं LF भी लिखा जाता है, किसी बुक में आप पढ़ेंगे तो LF हो जाए, लेजर फॉलियो होता है, वो लेजर फॉलियो होता है, या पोस्ट रेफरेंस होता है। मुख्तलिफ किताबों के अंदर होती है टर्मिनोलॉजी से, अमेरिकन और ब्रिटानिया के हिसाब से। ये डेबिट का कॉलम हो गया आपका, ये क्रेडिट का कॉलम हो गया। क्रेडिट हमेशा राइट साइड में होता है, डेबिट लेफ्ट साइड में होता है टी अकाउंट की। ठीक है, हम कौन सा साल है हमारा, ये साल है 2020 का है। किस महीने में ये डिसीजन हो रही है, एंट्री बन रही है, जनवरी के महीने में एंट्री बन रही है। ठीक है, किस तारीख को हो रही है, पहली तारीख। अब हम शुरू कर रहे हैं एंट्री नंबर 1। जब भी आप जनरल एंट्री बनाने जाएंगे एब्जॉर्प्शन केस में, तो आप हमेशा डेबिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को। याद कर लें,
आप जब भी एब्जॉर्प्शन केस में पहली एंट्री पास करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। यहाँ इसका टोटल लिखेंगे, लेकिन टोटल कहाँ से लिखेंगे, अभी हम क्रेडिट में जो असेट्स लिखेंगे सारे के सारे जो बिक गए असेट्स ना, ट्रांसफ़र हो गए, उन असेट्स का टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, फिर वो अमाउंट यहाँ लिखेंगे डेबिट में कि असेट कितने के गए। ठीक है, तो अभी हम इसको खाली छोड़ते हैं डेबिट को, पहले हम क्रेडिट साइड पे जाते हैं। तो हमारे पास जितने भी असेट साइड के हैं वो सब इधर आ जाएंगे, असेट्स जितने भी हमने सेल किए। देखिए एसेट्स में दिखाता हूँ क्या क्या है। हम कैश ले लेंगे 10,000 रुपये का, इसको क्रेडिट कर देंगे। अकाउंट रिसीवेबल, ये देखो ये डेबिट होते हैं, मुझे नॉर्मली बैलेंस हैं, ये एसेट्स के डेबिट होते हैं। अब चूँकि हम क्लोज करने जा रहे हैं, बिक गई है, हमको रखने का फ़ायदा नहीं है। जैसे कैश 10,000 का डेबिट है तो 10,000 से क्रेडिट कर देंगे तो जीरो बैलेंस हो जाएगा कैश में। इस तरह अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास 20,000 का डेबिट हुआ हुआ है, इसको हम क्रेडिट कर देंगे 20,000, तो हमारे पास खुद जीरो बैलेंस रह जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ये। बिल्डिंग है हमारे पास 1,00,000 रुपये की, 1,00,000 रुपये की डेबिट है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे 1,00,000 से, तो जीरो बैलेंस रह जाएगा। जैसे प्लस माइनस नहीं होता इस तरह। जितने फिर हमारे पास ज़मीन पड़ी है, लैंड है 50,000 की डेबिट में, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे 50,000 से, जीरो बैलेंस आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि इसका ताल्लुक असेट से नहीं होता, इसका इक्विटीज़ से होता है। जब हम इक्विटीज़ की एंट्री पास करेंगे तो वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये डेबिट है तो वहाँ उसको हम क्रेडिट शो कर दें, क्रेडिट में डाल देंगे तो जीरो बैलेंस में हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ तक कि आपके असेट्स हैं। और लाइबिलिटीज़ कौन सी है इसके अंदर, चलिए बाद में चलते हैं, पहले असेट ले लेते हैं। मैंने भी आपको दिखा दिया क्या क्या असेट्स में आ रहा है। कैश हमारे पास है 10,000 रुपये का, ये हम क्रेडिट करते हैं 10,000 रुपये से, 10,000 से। फिर आपके पास है अकाउंट रिसीवेबल, कितने का है, 20,000 का है, 20,000 से क्रेडिट कर देंगे। फिर आपके पास है बिल्डिंग, इन पे किसी पे भी डेप्रिसिएशन नहीं दिया। बिल्डिंग है आपके यहाँ 1,00,000 रुपये की, ये 1,00,000 रुपये की बिल्डिंग को क्रेडिट कर देंगे, जीरो बैलेंस हो जाएगा बिल्डिंग में। फिर आपके यहाँ लैंड है, लैंड आपके पास कितने की दी है, 50,000 की, तो क्रेडिट कर देंगे, वहाँ पर डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे, जीरो बैलेंस हो गया। ये टोटल एसेट हो गया। इन टोटल एसेट को जमा कर लेंगे, 1,30,000, 1,80,000 के हो गए। यहाँ लिहाजा यहाँ से लेके यहाँ तक मैं जमा करके दिखाया था आपको। देखिए 10,000 प्लस 20,000 प्लस 1,00,000 प्लस 50,000, 1,80,000 हो गया। ठीक है, 1,80,000 ये हम लिख देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट हमारा में चला जाएगा ये डेबिट के अंदर। अब हम ये जो हमने लिखा था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया था, सबसे पहले ये लिखते हैं, तो इसका अमाउंट आप लिख देंगे, ये क्रेडिट का पूरा चारों का टोटल आ गया 1,80,000। ये हमारी पहली एंट्री बन गई। स्टूडेंट ये याद, इसको रट लें, याद कर लें इस एंट्री को। एंट्री हमेशा जितने भी असेट्स होंगे उन सबको क्रेडिट कर देंगे उनके अमाउंटों से, अगर बुक वैल्यू पे गया है, अगर नई वैल्यू सवाल में दी है तो उस नई वैल्यू से करेंगे। नहीं, हम क्लोज तो हमेशा अपने ही जो हमारी बैलेंस शीट में वैल्यू दी गई होगी, जो असल वैल्यू है उसी से ही क्लोज करेंगे। ये याद कर लें, हिट कर लें, याद कर लें। नई वैल्यू जो दी जाएगी वो तो उस नई कंपनी के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। इस कंपनी के जितने अमाउंट के जो डेबिट हुए हैं उनको क्रेडिट उसी अमाउंट से करेंगे, जब भी जीरो बैलेंस होंगे। तो ये सब चीज़ें किस में ट्रांसफर हो जाएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी। तो हमने रियलाइजेशन, तो अब इसके बाद हम इसको नई एंट्री करने से पहले ब्रैकेट के अंदर थोड़ी सी नरेशन लिखते हैं, वजाहत। नरेशन माने वजाहत, शॉर्ट वजाहत लिखेंगे, टू रिकॉर्ड, ताकि पता लगे एंट्री किस चीज़ की है। टू रिकॉर्ड ट्रांसफ़र ऑफ ऑल
असेट्स अकाउंट्स इनटू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, ये घटना हमारी मुकम्मल हो गई। अब जैसे ही हम असेट्स को, अब हमारे असेट्स जीरो बैलेंस कर दिए हमने, अब फौरी तौर पे अपनी लाइबिलिटीज़ को भी जीरो बैलेंस करेंगे। जितनी भी लाइबिलिटीज़ हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ दी है उसको क्लोज करेंगे। कौन सी लाइबिलिटीज़? करंट लाइबिलिटीज़ को क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज डिबेंचर पेबल था, उनको तो एडजस्ट कर लिया उसने, कंपनी ने अपने पास ले लिया, उसका क्लोज नहीं कर रहे। वो उनके 5% की जगह 6% पे अपने पास ले लिया है अली ब्रदर्स ने, तो लिहाजा उसको करंट लाइबिलिटीज़ को हम यहाँ से क्लोज कर देंगे और वाली लाइबिलिटीज ट्रांसफ़र हो जाएगी उनके उसकी कंपनी के अंदर, वो खुद कर लेगा अपनी कंपनी में, हमें उसकी एंट्री नहीं करनी यहाँ पे। सेकेंड एंट्री अब याद कर लें, ये दोनों, ये पहली एंट्री हमेशा यही बनेगी बिल्कुल इसी तरीके से। बैलेंस शीट से अमाउंट उतारेंगे, क्रेडिट कर देंगे तमाम असेट्स को, उनके टोटल से रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ये हिस्स कर लें, याद कर लें, तमाम असेट्स को क्रेडिट करेंगे। अगर उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है डेबिट के अंदर तो उसको नहीं लेंगे यहाँ पे, और बाकी तमाम चीज़ों को क्रेडिट कर देंगे। अगर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस दिया है उसको भी यहाँ नहीं लेंगे, उसको भी वहाँ लेके जाएंगे हम ऑनर्स इक्विटीज़ के अंदर। हो गई, ये नज़र आ गई। अब मैं चलता हूँ लाइबिलिटीज़ को। अब मेरे पास सवाल में एक ही लाइबिलिटीज़ दी हुई गई है। सवाल में देखें, इक्विटी साइड पे लाइबिलिटीज़ क्या है? अकाउंट्स पेबल दिया गया है। अकाउंट्स पेबल कितने का? 12,000 रुपये का है। इसको भी क्लोज करेंगे। लाइबिलिटीज़ हमेशा जब भी होती है इक्विटी साइड, ये इक्विटी साइड पूरी क्रेडिट साइड है ये, और एसेट साइड पूरी डेबिट साइड थी। ये हर आइटम क्रेडिट के अंदर है, लिहाजा जब क्रेडिट की चीज़ को क्लोज करेंगे तो डेबिट कर देंगे तो जीरो बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइबिलिटी अकाउंट्स पेबल, इसको क्लोज कर देते हैं 12,000 से। अकाउंट्स पेबल 12,000, और किससे क्लोज करेंगे? जैसे यहाँ ऊपर किया था हमने, रियलाइजेशन अकाउंट से एसेट क्लोज किए थे, जो कि अकाउंट पेबल यहाँ डेबिट हुआ है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर जाएंगे। अकाउंट्स 12,000। अब यहाँ पे भी हम नरेशन करेंगे, ब्रैकेट में जो ऊपर लिखी थी असेट्स की, यहाँ भी लिखेंगे थोड़ा सा शॉर्ट में, वजात टू रिकॉर्ड ट्रांसफ़र ऑफ लाइबिलिटीज़ इनटू रियलाइजेशन अकाउंट्स। ये लाइन मार देंगे। ये दो एंट्री हमारी बन गई। अब तीसरी एंट्री, ये बिल्कुल याद रख लें इसी तरीके से, तीसरी एंट्री भी रट लें, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। तीसरी एंट्री हमारा परचेज कंसिडरेशन, जो अभी हमने मालूम किया था, कितने का मालूम किया था सवाल में? 2,01,000 रुपये का परचेज कंसिडरेशन, इसकी एंट्री पास करेंगे। ये हमारा क्लेम बन गया, इतना जो है गुल अहमद कंपनी ने अली ब्रदर से वसूल करना है, रिसीवेबल है ये पैसा, तो इसके रिकॉर्ड करेंगे। ये एंट्री भी याद कर लें। तीसरी एंट्री, यहाँ लिखेंगे रिसीवेबल फ्रॉम इसको लिख दें, या तो लिख दें अली ब्रदर लिख दें, या लिख दें परचेजिंग कंपनी। ठीक है, ये चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं, अली ब्रदर परचेज या ख़रीदने वाली कंपनी। चाहे तो परचेजिंग कंपनी लिख दें, चाहे अली ब्रदर लिख दें, चाहे एब्जॉर्बिंग कंपनी लिख दें आप। ठीक है, कितना है? 2 लाख परचेज कंसिडरेशन का जो अमाउंट अभी हमने पीछे मालूम किया है, उस अमाउंट की एंट्री होगी। किस पर ट्रांसफर हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट से ऊपर नहीं है, इस तरह ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। रियलाइजेशन 2 लाख क्रेडिट कर देंगे, 2
1,01,000। इसकी भी नरेशन कर देंगे। ये कहेंगे टू रिकॉर्ड परचेज कंसिडरेशन। ये परचेज कंसिडरेशन की एंट्री कहलाती है, टू रिकॉर्ड परचेज कंसिडरेशन। याद रख लें, परचेज कंसिडरेशन की एंट्री ये है, इसको याद कर लें। अभी आपके पास कल क्या परसों तक करना है, आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके याद कर सकते हैं और टाइम है। जब आपकी देखिए लाइब्रेरी क्लोज हो गई, असेट भी क्लोज हो चुके हैं और रिसीवेबल क्लेम भी रख चुका है। अब इस रिसीवेबल को वसूल करेंगे हम। नंबर 4 एंट्री क्या है, वसूल करेंगे। वसूल के अंदर आपको जो एंट्री पास करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या शेयर्स मिलना है, देखें शेयर्स मिलना है हमारे पास। एक तो 1 लाख का अमाउंट मिल रहा है शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स होल्डर को कितना मिल रहा है 1 लाख का, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना अमाउंट मिल रहा है 80,000 का। तो हमारे शेयर्स कितने मिल रहे हैं हमें 1,80,000 के। देखें ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को कितने शेयर्स का मिल रहा है 1 लाख रुपए के मिल रहे हैं शेयर्स, और 80,000 के किसको मिल रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इन दोनों को जमा करके वहाँ लिख देंगे शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। हम यहाँ लिख देंगे नंबर पहले जो मिल रहा है शेयर्स मिल रहा है, शेयर्स इन परचेजिंग यानी अली ब्रदर कंपनी, कितने 1,80,000 रुपये के शेयर्स। ठीक है, उसके बाद आपको कितना मिल रहा है, फिर डिबेंचर होल्डर को मिल रहा है 6% के सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, 6% डिबेंचर होल्डर को मिल रहा है 6%। कितने का मिल रहा है 21,000 रुपये। ये देखें परचेज कंसिडरेशन ये रहा 21,000 रुपये। 6% डिबेंचर प्रीमियम 1.5 प्रीमियम के साथ 1,000 रुपये प्रीमियम, 20,000 रुपये इनका अपना क्लेम था, और 5% इनको जो है प्रॉफिट मिल गया, 1,000 का प्रॉफिट आ गया 21,000। 6% डिबेंचर्स डेबिट करेंगे 21,000 से, तो ये दोनों जमा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा रिसीवेबल फ्रॉम जो आपका परचेजिंग 2,01,000 था। अब ये अकाउंट चूँकि वसूल हो गया, इस अमाउंट को क्रेडिट कर देंगे ताकि ज़ीरो बैलेंस हो जाए। रिसीवेबल फ्रॉम परचेजिंग कंपनी कितना 2,01,000। इन दोनों अमाउंट को जमा कर लें 1,80,000 और 21,000, ये 2,01,000 ही बनेगा। टू रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो स्टूडेंट्स ये 4 एंट्री तो आंख बंद करके सीधी बना लें हम, इसमें कुछ भी आपने ऐसा नहीं करा, सीधी परचेज कंसिडरेशन और बैलेंस शीट के अमाउंट से सीधी आ गई एंट्री। अब जब ये बन जाएगा तो अब हम 5वीं एंट्री क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स जो हैं अपनी इक्विटी साइड को क्लोज करेंगे। इक्विटीज़ के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो डेबिट में था यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, इन चीज़ों को क्लोज करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले हम बॉन्ड होल्डर को कर देते हैं 5वीं एंट्री। 5% बॉन्ड होल्डर्स, 5% बॉन्ड होल्डर सवाल में आपको दिए गए हैं, लेकिन सवाल दिखाता हूँ, ये है 5% डिबेंचर और बॉन्ड, मैंने बोल दिया डिबेंचर होल्डर्स 20,000 रुपये के। बॉन्ड की जगह एक ही नाम होता है, एक ही बात होती है, बॉन्ड होल्डर हो या डिबेंचर, लेकिन मैंने डिबेंचर्स होल्डर्स ये 20
1000 रुपये का अमाउंट था, बैलेंस शीट में क्रेडिट था, इसको डेबिट कर दिया। ठीक है, और क्रेडिट कितना कर रहे हैं, 6%। 6%, 6% डिबेंचर्स होल्डर्स कितना है, 21,000। और कितना फ़र्क आया है, 1000 का रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। ये इन दोनों में जो फ़र्क होगा वो रियलाइजेशन में, अगर बैलेंसिंग फिगर रियलाइजेशन अकाउंट में चला गया, 1000 से बराबर हो गई साइड। ठीक है, टू ट्रांसफ़र 5% डिबेंचर इंटू 6% डिबेंचर काउंट। ठीक स्टूडेंट्स, अब हमने जो फोर्थ एंट्री में 6% डिबेंचर जो वसूल किए 21,000 रुपये के, इसको भी ख़त्म कर देंगे। किसके साथ, इस 6% डिबेंचर 21,000 क्रेडिट है, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे अकाउंट को। कैसे ख़त्म होंगे देखें, इस 6% डिबेंचर अकाउंट को अभी हमने क्रिएट किया है, इसको डेबिट करके ख़त्म कर, जीरो, ये क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे, जीरो बैलेंस हो जाएगा। 6% इस कंपनी में ख़त्म हो जाएगा, 6% डिबेंचर्स होल्डर 21,000 रुपये का, और ऊपर जो है ये 6% डिबेंचर जो डेबिट था 21,000 का, इसको क्रेडिट कर देंगे। 6 क्लोज हो गई दोनों, वो भी ज़ीरो बैलेंस हो गया, ये भी ज़ीरो बैलेंस हो गया। सन्स डिबेंचर्स होल्डर 21,000, ये भी हमारा ख़त्म हो गया, क्लोज, लाइबिलिटीज पूरी क्लोज हो गई। टू क्लोज 6% डिबेंचर अकाउंट, ये भी क्लोज हो गया। अब हमारे पास सिर्फ रह गई इक्विटी, इक्विटी की तरफ जा रहे हैं। चलें, ये एंट्री हो गई, अब इक्विटी की तरफ चलते हैं। चलो स्टूडेंट, अब इक्विटी जब जाते हैं, साथ में एंट्री पास करते हैं। मैं दिखाया था यहाँ पे इक्विटी में क्या आ रही है। देखिए हमारे पास पेड अप कैपिटल में ऑर्डिनरी शेयर्स को हम क्लोज करेंगे, ये क्रेडिट हुए में 1,00,000 रुपये से, इसको भी डेबिट कर देते हैं हम, इसको जो है डेबिट कर देते हैं। अच्छा, प्रीफरेंस शेयर जो है 5% वाले 1,00,000 रुपये से क्रेडिट हुए में, इसको भी डेबिट कर देंगे हम इसके अंदर, दो चीज़ें। और तीसरी चीज़ क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो डेबिट हुआ है इसको क्रेडिट कर देंगे, और जो इन दोनों के अंदर बीच में अगर कोई फ़र्क आएगा बैलेंस शीट का तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा, और इन तीनों चीज़ों को ट्रांसफ़र कर देंगे किसमें, शेयर होल्डर इक्विटी में ट्रांसफ़र कर देंगे। चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारा है ऑर्डिनरी शेयर, हमारे पास सवाल के अंदर क्रेडिट में है 1,00,000 रुपये के, तो मैंने यहाँ डेबिट कर दिया, बैलेंस शीट में एडवांस क्रेडिट में थे, मैंने डेबिट कर दिया, क्लोज हो गया। 5% प्रीफरेंस शेयर सवाल के अंदर क्रेडिट में दिए गए हैं बैलेंस शीट में, तो मैंने यहाँ डेबिट कर दिया, क्लोज हो गए। ठीक है, फिर मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में दिया एसेट साइड पे 52,000 रुपये का, तो मैंने वो इक्विटी से इस ताल्लुक है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो वहाँ डेबिट दिया है तो मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। शेयर होल्डर का क्लेम जो हमने परचेज कंसिडरेशन करा था, आपको पता है परचेज कंसिडरेशन के अंदर हमने निकाला था 1,00,000 रुपये मिल रहे थे, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को मिल रहे थे। ठीक है, किसको मिल रहे थे, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को कितने मिल रहे थे, 1,00,000 में मिल रहे थे, और इसके मुताबिक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 80,000 मिल रहे हैं। 80,000 किसको मिल रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 80,000, इस तरह 1,80,000 रुपये के शेयर होल्डर के हैं पैसे। शेयर होल्डर को 1,80,000 रुपये लिख दिए हमने, 52,000 रुपये लिख दिया, इन दोनों जमा करा 2,32,000 बनते हैं। और यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं 1,00,000 और 1,00,000, 2,00,000 आ रहे हैं, 32,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो वो डिफरेंस चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। $32,000 बराबर हो जाएगा। अब दोनों साइडें बराबर हो गई हैं,
अब हमने टू रिकॉर्ड, हमने क्या रिकॉर्ड करा है, शेयर होल्डर अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट, या ये कैसे, टू ट्रांसफ़र ऑल द ओनर्स इक्विटी टू शेयर होल्डर्स, टू ट्रांसफ़र ऑल दी ओनर्स इक्विटी टू शेयर होल्डर कर सकते हैं, या शॉर्ट कर दें टू रिकॉर्ड शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, अब शेयर होल्डर को भी हम फारिग कर देंगे, इस अकाउंट को भी, ये जो क्रेडिट हुआ है इसको भी डेबिट करके फारिग कर देंगे। किस तरह करेंगे, शेयर होल्डर, ये तो पहली वाली एंट्री हो गई। 8वीं और लास्ट एंट्री, शेयर होल्डर जो क्रेडिट हुआ है इसको 1,80,000 से डेबिट कर देंगे, तो ज़ीरो बैलेंस ये भी हो जाएगा शेयर होल्डर्स अकाउंट्स। और क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। इसके अंदर दोनों शेयर आ गए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी के भी 80,000 के आ गए इसके अंदर, और ऑर्डिनरी के भी 1 लाख आ गए, तो 1,80,000 पूरे एक साथ लिख दिया हमने। चाहे तो अलग अलग करके लिख दें ऑर्डिनरी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी 1,00,000 रुपये, 5% प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी जो है 80,000, इस तरह लिख दिया अलग अलग। चाहे तो एक साथ लिख दें। एंट्री में हमने क्लोज कर दिया ये। ठीक है, अलग अलग भी कर सकते हैं दोनों को, 1,00,000 और 80,000। ऑर्डिनरी शेयर्स 1,00,000 रुपये के हो जाएंगे इन परचेजिंग कंपनी, प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी 80,000, तो अलग अलग कर सकते हैं, या चाहे दोनों को मिला के शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। यह तमाम एंट्रियाँ हमारी हो गई, सवाल मुकम्मल हल हो गया। यहाँ नरेशन टू पेमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर को पेमेंट हो गई। अब हमारी पूरी कंपनी की बैलेंस शीट क्लोज हो गई, वो किसी में भी कोई बैलेंस नहीं है, ज़ीरो बैलेंस हो चुकी है, और एग्ज़ाम का ये सवाल 100% हल हो चुका है। अगर ज़्यादा रिक्वायर्ड मांगते हैं तो तीसरी बुक की रिक्वायरमेंट मांग ले से कि अली ब्रदर जो परचेजिंग कंपनी है उसकी एंट्री बनेगी, उसकी 2 एंट्री बनती है। 2 एंट्री के अंदर जो है, जो हमने असेट्स वहाँ क्लोज करें उसको वहाँ डेबिट कर देते हैं। ठीक है, और लाइबिलिटीज़ को जो उन्होंने ली है, एज्यूम करी है, वो लाइबिलिटीज़ यानी करंट लाइबिलिटीज़ अकाउंट पे भी लाया था, और बाकी आपका जो है डिबेंचर पे भी लाया था, और आपके जो शेयर्स आ गए ऑर्डिनरी शेयर्स, और ये 2 एंट्री आपके मुकाबले, एक तरफ इक्विटी की शेयर्स, इक्विटी लाइबिलिटी, और एक असेट्स की एंट्री बनती, 2 ही बनती। और डिफरेंस जो बनता है वो कैपिटल रिजर्व होता है या गुडविल होती। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आती तो डेबिट साइड के अंदर हम जितना डिफरेंस आता क्रेडिट और डेबिट के अंदर, तो गुडविल से वो डिफरेंस लिखते। अगर डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है वहाँ के एंट्री का, और क्रेडिट साइड का कम होता है, तो कैपिटल रिजर्व लिख देते डिफरेंस अमाउंट से। ठीक है, ये हमारा सवाल मुकम्मल हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे सर अकील एजुकेशन चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, आगे दूसरे लोगों को भी शेयर करें। अब इस चैनल के अंदर हम एग्ज़ामिनेशन का जैसे शेड्यूल है उसके मुताबिक सवाल हल करते रहेंगे जितना हमसे हो सकेगा। बाकी तो हम पूरे साल इसके अंदर तमाम पेपर हल करके अपलोड करते रहेंगे। जितने भी पेपर आए, अभी आपका जो लेटेस्ट पेपर आएगा वो भी हम सॉल्व करके इसी के अंदर अपलोड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपसे फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।